आप लोग प्रिय पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। हम अभिभूत हैं कि आज इस देश के एक मूर्धन्य नेता, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हम लोगों के बीच हैं। समूचे हिमाचल प्रदेश में ये कहावत प्रचलित है कि जो हिमाचल वासियों के सुख दुख में साथ निभाते हैं वो मुख्यमंत्री सुक्खू कहलाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे मानकों को यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्थापित किया है कि वहां अब कांग्रेस की गारंटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं। ये कहा जाता है वहां कि जो वादा कर किया उसको निभाया और वास्तविकता के धरातल पर चरितार्थ किया। हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख राजेश राठौर जी हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक संजय सिंह जी हैं और राजस्थान से आए हमारे कोऑर्डिनेटर राघव जी हमारे साथ हैं। मैं राजेश राठौर जी से कहता हूं कि वे इस पत्रकार वार्ता को आगे संचालित करेंगे। मैं सीधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और 20 साल से सरकार यहाँ विपक्ष की है, नीतीश कुमार जी की सरकार है। मैं आती बार बिहार एयरपोर्ट से आ रहा था। 20 साल से जो लोग सत्ता में होते हैं उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था परिवर्तन नज़र आता है। पहले भी हम बिहार आए, अभी मैं आपकी 4 लेन सड़क का हाल देख रहा था। वो 4 लेन ना होकर 2 लेन है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ 64% लोग मात्र 67 रुपये पर जीते हों, वो बिहार की कहानी अपने आप बयां कर रही है। बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जहां बात की जा रही है, मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश देश का पहला यहाँ राज्य है जहां सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो भी विकास की गाथा लिखी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछले वर्ष थी, उस समय जब ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती थी और एनपीएस के तहत वो लोग थे तो मात्र 3000 रुपया उन्हें पेंशन मिलती थी। हमने पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया और जिस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को महज 3000-5000 रुपये मिलते थे, वो बढ़कर 30,000 रुपया और 50,000 रुपया हो गया। अगर हमने ये राजनीतिक लाभ के लिए ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी होती तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, तो हम 2027 में, जैसे कि बिहार की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को चुनावों से पहले डाल दिया, हम उस समय भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा से प्रतिबद्धता रही है, राहुल गांधी जी की एक सोच रही है कि जो कहा है उसे करना है। इस दृष्टिकोण से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बनने के पहले महीने से लागू कर दी और आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के पात्र है। लागू ही नहीं की, जो नए आने वाले सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी ये शुरुआत किया है, इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। यानी कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को हमने पहचाना। हमारे किस प्रकार से हम अपने उद्योगों को
डेयरी उद्योग को विकसित कर सकते हैं। और हमने अपने पशुपालक जो हमारे गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, 1 लीटर पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो कृषि पशुपालक है 51 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध की सरकार खरीद करती है, एमएसपी दिया जाता है। उसके अलावा अगर वो दूध पालक जो है 2 किलोमीटर के बाहर से दूध लेकर आता है तो 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसे किराया भी दिया जाता है। हिंदुस्तान का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है जो दूध पर एमएसपी देते हैं। उसके बाद हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, मक्की का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, जौ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया और कच्ची हल्दी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने घोषित किया। गेहूं हम किसानों से 60 रुपये किलो खरीद रहे हैं, मक्की 40 रुपये किलो खरीद रहे हैं, कच्ची हल्दी हम 90 रुपये किलो खरीद रहे हैं और जो हमारी जौ है उसको हम 60 रुपये किलो खरीद रहे हैं। रूरल इकॉनमी कैसे विकसित होगी? मैं बिहार के हालात देखकर ये कह सकता हूँ कि गांव का नाम लेकर किसान की आमदनी को दुगना करने की बातें तो राजनीतिक दल करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने इस प्रकार के दुगनी आय करने की बजाय हमने कहा कि किसान की आय ज़्यादा हो और उस दृष्टिकोण से हमने एमएसपी दिया और तकरीबन आज 2,28,000 किसान हमारी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्राकृतिक खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं बिहार में जो हमारी मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं, बहुत कम हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं। हमने अपने संसाधनों से जहां 240 रुपये दिहाड़ी है वहाँ हमने उसको बढ़ाकर पिछले 3 साल में 80 रुपये की बढ़ोतरी की, 320 रुपये हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए, यानी कि यहाँ भीगा होता है या एकड़ होती है, 1 एकड़ में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 4% इंटरेस्ट पर सोलर पावर 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए अनुदान सब्सिडी देती है। ई टैक्सी योजना अपने पर्यावरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की। ई टैक्सी युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने शुरू की। उसमें क्या हमने प्रावधान किया? ई टैक्सी योजना के तहत अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ, बेरोजगार युवा साथी हमारी योजना के तहत अगर ई टैक्सी 20 लाख रुपए की खरीदता है तो 10 लाख रुपए का अनुदान हमने अपने युवाओं को दिया और उसके बाद उस युवा की गाड़ी हमने सरकारी क्षेत्र में लगाई और कहा कि 20 लाख की गाड़ी में आपको 10 लाख अनुदान देना पड़ेगा, 10% मार्जिनल मनी देनी पड़ेगी और 10% मार्जिनल मनी के बाद सरकार में उसकी 4 साल की गारंटी है कि इसकी गाड़ी 4 साल सरकार में लगेगी और अश्योर्ड मंथली इनकम 65,000 रुपया उस युवा साथी को मिलेगी। हम सरकारी क्षेत्र से गाड़ियों को हटाकर ई व्हीकल की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये कटिबद्धता है कांग्रेस की सरकार की हिमाचल प्रदेश में कि किस प्रकार अपने जो युवा साथी हिमाचल की जनता की सेवा की जाए। दुख इस बात का होता है कि बिहार में 20 साल से वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। प्रति व्यक्ति आय बिहार में 87,000 रुपये है, यानी कि 20 साल से जो प्रदेश में एक मुख्यमंत्री चुनता हो, एक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार चुनता हो, हमारे प्रति व्यक्ति आय 2,57,000 रुपये है। बिहार की 83,000 रुपये बिहार की है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल में उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश 2021 में थी, हम 21वें स्थान पर थे। असर की रिपोर्ट आई, हमारी सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव किया और हम 2025 में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जहां प्रति व्यक्ति आय 2,57,000,
शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हमारी 99.30, 91% महिलाओं का शिक्षित होना इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विकास की नीति, कांग्रेस की सोच आम आदमी तक पहुंचने की महज सोच नहीं है, जीवन यापन बदलने का एक नया तरीका है। ये कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में कर रही है। बिहार के आंकड़े आपको, क्योंकि आने वाले समय में सभी लोग बताते रहते हैं, मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाता हूं। एयरपोर्ट से जब मैं आ रहा था तो बिहार का मैं हाल देख रहा था। बिहार जो एक समय विश्व समुदाय को शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तक्षशिला से विक्रमशिला तक यहाँ लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। बुद्ध की धरती है ये। उस धरती में जहां टूरिज्म एक आय का मुख्य स्रोत हो सकता था, इस प्रदेश में आज जो हालात है उसमें बदलाव की जरूरत है। और बदलाव कोई और नहीं ला सकता, बदलाव आप पत्रकार बंधु ला सकते हैं। आप पत्रकार बंधु के साथ इस प्रदेश की जनता ला सकती है। एक बार आप बदलाव कीजिए, हमारे महागठबंधन को आप वोट दीजिए। तेजस्वी यादव जो हमारे महागठबंधन के यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके सहयोग से आगे बढ़ रही है। और एक कांग्रेस की विचारधारा और एक गठबंधन की विचारधारा को आगे लेकर हम जब जाएंगे तो निश्चित रूप से एक नई सोच का उदय होगा, एक नए विचार का उदय होगा और बिहार की जनता में बदलाव की विचार दिखने को मिलेगी। यही मैं आपके कहना चाहता हूं। और कई बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में गई, चुनावों से पहले उन्होंने 2,500 बांटने की बात की। दिल्ली में भी चुनावों से पहले 2,000 रुपये महिलाओं को देने की बात की। हिमाचल प्रदेश में 2,87,000 महिलाओं को प्रथम चरण में 1,500 रुपया हर महीने मिल रहे हैं, यानी कि 18,000 रुपया साल का हम 3 लाख महिलाओं को दे रहे हैं जो वृद्धावस्था महिलाएं हैं। दूसरे चरण में 3 डिस्ट्रिक्ट में हम 1,500 रुपया अपना महिलाओं को दे रहे हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद भी और प्रदेश में पिछले 3 डिजास्टर्स में तकरीबन 1,500 लोगों को हमने खोया है, 40,000 करोड़ की संपत्ति का हमें नुकसान हुआ है। हम उस आपदा से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जो रोजगार उन्मूलन नीति है, लोगों को साथ लेकर प्रदेश के विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, यहाँ भी सरकारी कर्मचारी जो बिहार के हैं, जो अधिकारी बिहार के हैं, चाहे वो क्लास 4 का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 3 का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 2 का कर्मचारी और अधिकारी है, हम यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर राजनीतिक लाभ के कहना होता तो हमारी सरकार तो 2027 तक थे, चुनावों से 1 वर्ष पहले हम कहते। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने बिहार में काम किया है, अपने जीवन के 25 से 30 साल दिए हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने का दायित्व हमारी गठबंधन सरकार का होगा। वो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये एक नीतिगत विचार लेकर हम आएंगे और किस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले और किस प्रकार से लोग आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जो आज बिहार का साक्षरता दर 70% है, वो भी हिमाचल के संदर्भ में आगे आए। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम बिहार के जो नागरिक है उनको उपलब्ध करवाएंगे। ये स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू की है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी तरक्की हुई है। जो भी चीज़ होती है उसको हम मुफ्त में हिम केयर के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। 2500 रुपया महिलाओं को सीधे खाते में जाएंगे। जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। महिला एक ऐसी शक्ति होती है जो एक नई जीवन रेखा का परिचय देती है।
इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार उन्हें 2500 रुपया प्रति माह देगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ फ्री टैबलेट की बात की है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हमने सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं उन्हें हमने डे बोर्डिंग के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया है। यानी कि एक एक शिक्षा का जो स्कूल है उस स्कूल में हम तकरीबन प्री नर्सरी से लेकर +2 तक की एक ही इंटीग्रेटेड शिक्षा होगी। खेलने के लिए मैदान होगा और दिन का भोजन उन्हें स्कूल में उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि पौष्टिक आहार उन्हें मिले और शाम को अपने वो घर जाएंगे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कंसेप्ट को विकसित किया है और इस आने वाले समय में उस कंसेप्ट पर हमारा पूरी तरह शिक्षा में बदलाव हो जाएगा। पर यहाँ 8वीं से 12वीं तक फ्री टैबलेट और कंप्यूटर बांटने की बात की गई है। विधवा दिव्यांगजन वृद्धा पेंशन 2500 रुपये की जाएगी। हमारे यहाँ जितने भी अनाथ बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जो बच्चा अपनी माँ को खो चुका है, जो बच्चा अपने पिता को खो चुका है, उसके लिए सरकार ने देश का ऐसा पहला कानून बनाया जिसमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का कानून बनाया जहां उन्हें सुविधा मिले। ये क्या कानून है? यानी इस कानून के माध्यम से सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। पैदा होने से लेकर 27 साल तक की उम्र तक का बच्चे का ख्याल हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी और जब 18 साल से ऊपर का होगा तो हर महीने उसे 4000 रुपया मिलेगा। साल का 48,000 पॉकेट मनी के लिए रूप में मिलेगी। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसको कोचिंग, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए 75,000 रुपया कोचिंग का मिलेगा और जब डॉक्टर बन जाएगा तो उसकी पूरी डॉक्टर की फीस हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। हॉस्टल में रहने का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। सर्दी के लिए 10,000 रुपया कपड़े का देगी। फेस्टिवल अनाउंस 500 रुपया हर फेस्टिवल का देगी। ये हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना है जहां अनाथ बच्चों के लिए सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। इसी तरह प्रदेश की जितनी विधवा महिलाएं हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। सामाजिक कार्य प्रणाली के रूप में अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो जो विधवाएं हैं, एकल नारी हैं, उनको घर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार 3 लाख रुपया अपने संसाधनों से दी जा रही है। गरीब परिवारों के उद्योगों के लिए 20 लाख तक की सहायता की बात की गई है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की गई है। 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर, आईटी पार्क, SEZ और डेयरी वेस्ट इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात की गई है। हमने तो डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज को धरातल पर ला दिया है और एक परिवार जिसकी इनकम गाय के दूध से जो 10,000 रुपये 5,000 या 10,000 होती थी वो 20,000 हो गई है। कई लोग एमटेक छोड़कर डेयरी इंडस्ट्रीज में लगे हैं। पर हमारा वातावरण जो है वो डेयरी इंडस्ट्री और प्राकृतिक प्रेमी से संबंधित हमारे नागरिक वहाँ के हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में बदलाव आना चाहिए और एक बार आप महागठबंधन को मौका दीजिए। मेरा ये मानना है जिस प्रकार राहुल गांधी जी सब राज्यों का, जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वहां उस पर आगे जो भी सोच विचार करके नीतिगत बदलाव ला रहे हैं उसका फायदा बिहार के लोगों को भी होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। ये हमारा बिहार का महागठबंधन का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र के माध्यम से ये एक व्यवस्था परिवर्तन का दौर लाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नीतिगत बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली राज्यों में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खड़ा होके दिखा दें, खड़ा होके कर दें। हैं? उल्टा सर, दोनों। हाँ वैसा कर, ऐसा।
इसमें तेजस्वी प्रण लिखा हुआ है, कांग्रेस का प्रण नहीं है ये। महागठबंधन जो होता है उसका प्रण होता है, उनका नेतृत्व में ये प्रण है तो उसका है। और पूछिए। डिप्टी सीएम होता कांग्रेस का तो अच्छा होता, आपको लगता है उसकी घोषणा? देखिए, सरकारें बनती है, सरकारें बदलती है, जनता में बदलाव होना जरूरी है, जनता में आत्मविश्वास होना जरूरी है। महज पद बांट के सरकारों का संचालन नहीं होता। वो समय के अनुसार जब आप बदलाव करेंगे, आप बदलाव करके जब लाओगे तो निश्चित तौर पर उसमें बैठकर जो आपसी सामंजस्य क्या करना है उस समय तय किया जाता है। सबको हर घर नौकरी देने की बात करी जा रही है आप लोगों की तरफ से, और भी कांग्रेस की तो सरकार है अन्य राज्यों में, वहां तो आपने कोशिश नहीं की, आप यहाँ बिहार में कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, तो चाहे चुनाव जीतने के लिए आपने ये कर दिया, क्योंकि और भी जगह पे आपने ये किया नहीं है कांग्रेस जो और भी सरकार है अन्य राज्यों में, तो जो बिहार में ही क्यों आप करना चाह रहे हैं, तो पहले आपने जैसा प्लानिंग क्यों नहीं किया दूसरे राज्यों में? ऐसा है, 20 साल से तो नौकरी मिली नहीं है, मिली? अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो देखिए। एक सोच विकसित करने की जरूरत है। बिहार की जनता जब सोच और बदलाव के साथ आगे बढ़ेगी तो एक परिवार में एक नौकरी, क्या अनगिनत रोजगार के साधन पैदा होंगे। क्या क्या देखिए, राजनीति में कई चीजें होती है, उनको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिहार की जनता में बदलाव कैसे आए, बिहार की जनता का विकास कैसे हो, बिहार की जो सड़कें जिनको जो अभी मैं देख रहा था उनके हालात कैसे बदले, और 20 साल में आप कैसे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, बिहार के लोगों का आत्मसम्मान, बिहार के लोगों को रोजगार, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, इस दृष्टिकोण से हमें आगे के कार्य करने हैं। सुखू जी, कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान रहा है, 18% आबादी है, 17.17 बिहार के अंदर, उसके लिए कोई डिप्टी सीएम का पोस्ट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आपने 3% आबादी वाले को डिप्टी सीएम अनाउंस किया। मुसलमानों में नाराजगी है। सवाल आप कांग्रेस के वोट की ना करिए, कांग्रेस का वोट तो हर इंसान में है। इस देश की आजादी के लिए जो कांग्रेस ने किया और इस देश को बनाने के लिए जो कांग्रेस ने किया, वो कांग्रेस की विचारधारा में है। आप भी कांग्रेस विचारधारा के हैं। बेशक सवाल आप पूछ रहे हैं, आजाद भारत में आजाद भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, 75 साल के लोकतंत्र को जो जिंदा किया है, जहां कोई भी पार्टी आकर अपना मुख्यमंत्री घोषित किया सकता है, इस विचारधारा की मजबूती लोकतंत्र की किस पार्टी ने की है? कांग्रेस पार्टी ने की है। जहां एक पत्रकार आज खुद होकर मुख्यमंत्री से भी पूछते हैं, ये किसने दिया है? ये आजाद सोच किसने दी है? कांग्रेस पार्टी ने दी है, और किसी धर्म से नहीं। कांग्रेस पार्टी सर्व विकास में विकास करती है, सर्वांगीण विकास में विश्वास करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में आप क्या सोचते हैं? क्या उसी पार्टी को चाह रहे हो जो 20 साल से आज ये हालात पर पहुंचा रखी है? आपका लिटरेसी रेट 70% है, पर कैपिटा इनकम 87,000 रुपया है। क्या आप अपने में बदलाव नहीं चाहते? हर घर में जो तेजस्वी का नारा है, उस नीतिगत बदलाव से आगे नहीं आना चाहते? आखिरी प्रश्न सुनील राज जी। नहीं। जागरण प्रतिशत के हिसाब से चयन नहीं होता है। जीतने के बाद लोगों की भावनाओं ने जिस सरकार को मैंडेट दिया होता है, उसके बाद विचारधारा से नेता बैठकर आगे की रणनीति सोचते कि कौन आदमी किस प्रकार से सेवा करेगा। सुनील जी, मेरा एक सवाल था आपसे सर, आप यहाँ आए, पटना एयरपोर्ट से आपने मोटर मर्यादा की दूरी की और आपने एनालाइज कर लिया कि बिहार में सड़कें कैसी हैं। आपने लगातार हिमाचल की बात की कि हिमाचल में आपने क्या क्या काम किए। आप पूरा वर्बेटम जो था ये था कि आप रेवड़ी बांट करके हम सरकार बनाए। क्या ये साबित बताना चाहते कि रेवड़ी बांट कर ही लोग सरकार बना सकते हैं? कहाँ रेवड़ी बांटी है? रेवड़ी बांटने की बात है। आपने कहा कि हमने किसानों के लिए ये किया, दूध पाकों के लिए नहीं, पैसे मिल रहे हैं उनको, वो पैसे ले रहे हैं, किया नहीं है, वो हो चुका है, वो लोग पैसे ले रहे हैं, पता कर लीजिए। वही बात कर रहे हैं ना कि आप रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। यार रेवड़ी नहीं बांट रहे कर रहे, या हम एक वही बात कर रहे हैं। आप क्या काम
मैं बोलूं अब, मैं बोलूं? आप गुस्से क्यों? हम रेवड़ी नहीं बांट रहे, हम बोल रहे 20 साल से जो लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं यहाँ, जो आजीविका दीदी 10,000 रुपया चुनावों से पहले बांट रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चुनावों से पहले बांटी, आज तक नहीं दी गई उसके बाद, तो रेवड़ियों बांटने का काम वो कर रहे हैं। हमने जो कहा ओल्ड पेंशन स्कीम की, ये पता कर लीजिए, जो हमने उस समय कहा था संकल्प पत्र या अपनी गारंटी के द्वारा, वो सब पूरा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। धन्यवाद।